जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए मिजोरम का उल्लेख किया तो मैं उस कालखंड में पहुंच गया जब मैं मिजोरम के राजनिवास में तत्कालीन राज्यपाल जनरल मदन मोहन लखेड़ा जी के साथ बैठा था। मिजोरम पर चर्चा हो रही थी। जो जनरल साहब ने कहा था कि एक समय ये था कि यहाँ पे अलगाववाद बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे शांत यही राज्य है मिजोरम। उन्होंने यह भी बताया था कि मिजोरम में हिंदी बाकायदा यहाँ पढ़ाई जाती है और यह इसलिए कि वहाँ के लोगों ने यह दूरदर्शिता का परिचय दिया कि जब वहाँ के बच्चे रोजगार की तलाश में भारत के अन्य हिस्सों में जाएंगे तो वहाँ उनके कम्युनिकेशन में कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इसलिए वे हिंदी सीख लेंगे तो वे अपना कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप जो करेंगे उसमें उनको अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की उन्होंने बहुत सी बातें बताई थी। इसलिए आज मैं इसी मुद्दे पर यहाँ चर्चा करूँगा, मिजोरम पर। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिजोरम पर 5 मार्च 1966 को भारत की वायुसेना ने हमला किया था और वहां बम गिराए थे। यह बात हालांकि वायुसेना ने कभी नहीं मानी और सरकार ने भी इसकी पुष्टि नहीं की, परंतु इस घटना के 57 साल बाद भारत की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना का उल्लेख कर इसे सरकारी रिकॉर्ड पे ला दिया कि यह एक घटना हुई थी। और 5 मार्च 1966 को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो मिजोरम की राजधानी आइजोल पर वायुसेना ने बम गिराए थे। मिजोरम भी एक हिमालयी प्रदेश है, एक पर्वतीय राज्य है। इसके पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश और त्रिपुरा हैं। इसी पर्वतीय राज्य की राजधानी आइजोल है और वहीं पर यह घटना हुई थी। दरअसल तब मिजो नेशनल फ्रंट एक विद्रोही संगठन था और वह मिजोरम की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था और 1 मार्च 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों ने स्वतंत्र देश मिजोरम को घोषित कर दिया था और इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह एक्शन लेना पड़ा था। यह कोई भी देश सहन नहीं करेगा कि उसका एक हिस्सा अपने को स्वतंत्र घोषित कर दे, इसलिए इंदिरा गांधी की इस कार्रवाई को कोई भी अनुचित नहीं ठहरा सकता है। परंतु हमें इसके शुरुआती दौर में भी जाना होगा जिसमें यह देखा गया कि मिजो के जो लोग थे उनको उनके मरने के हालत में छोड़ दिया गया था, किस तरह से वे भूखमरी की हालत में जी रहे थे। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ जो थी वो है बांस के जंगलों में फूल आना, और इसका अर्थ होता है कि उस क्षेत्र में अकाल आना। बांस के पौधों में जब फूल आते हैं तो बांस सूख जाते हैं और यह देखा गया कि उसी दौरान जंगलों में चूहों की आबादी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है और हजारों की संख्या में चूहे सब कुछ चट कर जाते हैं। वे जंगलों से निकलकर मनुष्यों की आबादी में पहुंच जाते हैं और वहां से जितनी भी फसलें होती है सब कुछ चट कर जाते हैं और इसका मतलब होता है कि अनाज का समाप्त हो जाना और मनुष्यों के लिए अकाल। बांस के जरिए आने वाले अकाल के इस चक्र को मौतम और थिंगटन कहा जाता है। मौतम में एक प्रजाति के बांस पर फूल आते हैं और उसके 18 वर्ष बाद दूसरी प्रजाति पर आते हैं तो थिंगटम नाम का अकाल आता है। उसके 30 साल बाद फिर से मौतम आ जाता है और बांस के फूल के जरिए आने वाले अकाल को यही कई शब्द दिए गए हैं और यह चक्र चलता रहता है। 50 के दशक में भी मिजोरम में ऐसे ही आया था और इसी अकाल से बचने के लिए वहाँ पे एक संगठन बना था, मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट, जो बाद में यही अलगाववादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट बना। हालांकि आज यह एक पंजीकृत पार्टी है और मिजोरम में कई बार शासन भी कर चुकी है। बांस पर या फूल आने का जो घटनाक्रम होता है यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आदि में भी होता है। 50 के दशक में जब मिजो हिल्स जो असम का हिस्सा हुआ करता था इसी अकाल से जूझ रहा था
और उसी दौरान 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया था। इसका अर्थ ये था कि सिर्फ जो लोग असमिया भाषा जानते थे उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलनी थी, और जिनको असमिया भाषा नहीं आनी थी या नहीं आती थी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। मिजो लोग इसका विरोध करने लगे थे। 28 फरवरी 1961 को इस वजह से मिजो नेशनल फ्रंट बना। इसके नेता थे लाल डेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF ने शुरुआत में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आदि करके अपनी बात सामने रखने की कोशिश की, लेकिन केंद्र और राज्य की जो सरकारें थी वे आंख कान बंद करके बैठी रही। 1964 में असमिया भाषा जो कानून बना था वो लागू हो गया था, और इससे असम रेजिमेंट ने अपनी एक 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया, और जिसमें अधिकतर मिजो लोग थे। पहले से ही अकाल से जूझ रहे लोगों के लिए अब नौकरियों में भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, और जो नौकरियां उनको रोजगार मिला था उसमें से भी उनको हाथ धोना पड़ गया था, और इससे मिजो लोग नाराज हो गए थे। मिजो हिल्स के लोगों में यह नाराजगी बढ़ती चली गई, और इसके बाद जब शांतिपूर्ण मांगों से बात नहीं बनी तो MNF हिंसा पर उतर आया था। यह हमेशा ही देखा गया है कि दिल्ली में जो भी सरकारें रही हैं वो किसी भी पर्वतीय क्षेत्र हो या आदिवासी क्षेत्र, उनकी बातें ठीक से शुरुआत में नहीं मानती रही है। हम उत्तराखंड का भी मामला लें तो केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने हमेशा यही किया, उस मांग को वह नकारती रही, और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी, खटीमा और भी कई हिंसक घटनाएं हुई थी। खैर, बात करते मिजोरम की। मिजोरम से बटालियन से निकाले गए लोग फिर MNF में शामिल हो गए, और इन्होंने ही मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बना दी। तब बांग्लादेश नहीं था, तब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। इसी पूर्वी पाकिस्तान से मिजो नेशनल आर्मी को हथियार और अन्य चीजें से मदद मिलने लगी थी। इधर चीन भी गुपचुप तरीके से MNF की मदद कर रहा था। जब भारतीय सुरक्षा बलों ने शक्ति दिखाई तो मिजो के जो ये अलगाववादी थे वो म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में भाग गए। सुरक्षा बलों ने 1963 में राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया था। लाल डेंगा पर मुकदमा चला, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। जब ये युद्ध चल रहा था तो उसी दौरान MNF ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक ज्ञापन भेजा था। उसमें कहा था कि मिजो देश भारत के साथ लंबे, स्थायी और संपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथों में है। 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई थी, और शास्त्री की मौत को 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के नेता लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पत्र लिख दिया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के समय हम लोग आज़ादी की स्थिति में रहे, यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने देश की कमान संभाली थी। 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको की शुरुआत कर दी। इस अभियान में सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी को निशाना बनाया गया था। अगले दिन मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से आज़ाद होने की घोषणा कर दी थी। देखते देखते उन्हें आइजोल में सरकारी खजाने और चंपाई और लुंगलाई जिले के सैनिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। मिजोरम के इस विद्रोह को लेकर कई किताबें आई थी। एक किताब में कहा गया कि छापामारों की एक पलटन ने जब डिवीजन अफसर को स्टाफ सहित बंधक बना लिया था, एक दूसरे जत्थे ने PWD के दफ्तर पर सारा सामान जीपों में लाद दिया था, और उनके जो अलगाववादी थे वो मुख्य जत्था उनका असम राइफल्स के ठिकानों पर लगातार गोलाबारी कर रहा था ताकि उनके बाहर ना निकल सके उनके जवान। लुंगलाई के सरकारी खजाने पर धावा बोलकर लोहे के बक्से जीपों पर लादे गए, और उन्हें बाद में मालूम हुआ कि उसमें 18 लाख रुपए भी थे।
इस तरह 1 मार्च 1966 को तड़के MNF विद्रोहियों ने आइजोल में जिला खजाने और लुंगलेई और चंफाई में पुलिस और सुरक्षा बलों के शिविरों पर हमला किया था। इन दोनों शहरों पर MNF ने कब्जा कर लिया था। इन विद्रोहियों ने आइजोल में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय पर भी हमला किया और 3 मार्च की रात को आइजोल के चांदमारी इलाके में असम राइफल के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसके कारण 5 जवानों की मौत हो गई थी। नागालैंड पहले से उग्रवाद में घिरा हुआ था तब, और तत्कालीन गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। उन्होंने MNF प्रमुख लाल डेंगा की योजनाओं के बारे में खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया था। लाल डेंगा पहले से पाकिस्तान के संपर्क में थे और उन्हें वहां से हथियार और अन्य आपूर्ति हो रही थी। कहा जाता है कि 1966 तक पाकिस्तानी सेना की मदद से MNF ने अपनी 8 बटालियनें गठित कर दी थी और इनका जो ऑपरेशन जेरिको था उसके तहत विद्रोहियों ने सरकारी खजाने, ईंधन स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों पर हमले किए थे और सुरक्षा बलों के ठिकानों और शिविरों पर कब्जा कर लिया था। इसी योजना के तहत आइजोल में स्वतंत्र मिजोरम का झंडा फहराने की योजना बनाई गई थी। इधर भारतीय सेना हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अपने सैनिकों को हथियार और अन्य रसद आदि पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन MNF की ओर से की जा रही गोलाबारी से उन्हें जमीन पे नहीं उतरने दिया गया था। इंदिरा गांधी ने लगभग 1 महीने पहले ही देश की कमान संभाली थी और वो इस घटना से अचंभित थे। 5 मार्च 1966 को सुबह 11:30 बजे भारतीय सेना के 4 तूफानी और हंटर विमानों को आइजोल पर बमबारी करने की जिम्मेदारी दी गई। आइजोल और उसके आसपास के इलाकों पर 13 मार्च तक बम गिराए जाते रहे। इससे लोग डर कर शहरों से भागकर जंगलों की तरफ चले गए। MNF के कुछ विद्रोही भी भागकर म्यांमार और बांग्लादेश, जो आज का है तब पूर्वी पाकिस्तान था, वहां के जंगलों में भाग गए थे। कहा जाता है इस हमले के बाद चर्च के नेताओं ने निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए MNF से शहर छोड़ने का अनुरोध किया था ताकि शहर को बम के हमलों से बचाया जा सके, और चर्च के अनुरोध को मानते हुए MNF के विद्रोहियों ने शहर को छोड़ दिया था। 13 मार्च 1966 को जब भारतीय सेना ने आइजोल में प्रवेश किया तो उनका विरोध नहीं हुआ, लेकिन जो तथाकथित मिजो की सरकार थी उन्होंने उस क्षेत्र में रह रहे गैर मिजो लोगों को 17 अगस्त 1967 तक इलाका छोड़ देने का आदेश जारी कर दिया था। उन्होंने एक आदेश जारी कर कहा था कि सभी गैर मिजो जो हमारे प्रशासन में काम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार के कर्मचारी और हिंदू लोग 1 सितंबर 1967 तक मिजोरम छोड़ दें। लाल डेंगा और उनके MNF का ये जो सपना था अलग मिजो देश का, वो खत्म हो गया। पाकिस्तान ने लाल डेंगा को आश्वासन दिया था कि कुछ अन्य देशों के साथ इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाया जाएगा और विश्व बिरादरी से मिजोरम को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता भी दिलवाएगा। मिजो अलगाववादियों को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत सरकार वहां हवाई हमले भी कर सकती है। इस हवाई हमले से आइजोल शहर को तो नुकसान हुआ, लेकिन मात्र 13 लोग ही मारे गए थे और इस पूरी घटना पर सरकार और वायुसेना की तरफ से मामले पर चुप्पी साध दी गई थी और इसका खंडन किया गया था कि वहां पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था। वैसे जो लोग इंदिरा गांधी की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं उनको यह समझ लेना चाहिए कि यदि वे प्रधानमंत्री होते तो वे खुद क्या करते, क्या भारत के एक हिस्से को टूटने देते। वैसे ही खुद 1962 में चीन के हमले से लद्दाख का बड़ा हिस्सा चीन ने हड़प लिया था और इस हार से भी भारत के जख्म हरे ही थे। ऐसे में एक और घटना होती तो यह देश के छिन्न भिन्न होने का एक और कारण बन जाता। इसलिए इंदिरा गांधी के इस एक्शन को सराहना ही की जानी चाहिए। मिजो उग्रवादियों को वहां से खदेड़ देने के बाद भारत सरकार ने 1967 में एक योजना बनाई थी और उसके तहत जो गांव थे उनका पुनर्गठन किया गया, उनको लोगों को दोबारा दूसरी जगहों पर बसाया गया था। वैसे मिजो जो क्षेत्र है और भी क्षेत्र वहाँ पे झूम खेती होती है, यानी एक जगह पे लोग खेती करते हैं और अगले कुछ वर्षों में वहाँ से हटकर दूसरे इलाकों में चले जाते थे। इसलिए वहाँ पे इस तरह के कोई गांव स्थायी होते भी नहीं थे। फिर भी मिजोरम के
764 गांव में 516 गांव को दूसरी जगह पर बसाया गया था। ये सड़कों के किनारे बसाए गए थे। योजना ये थी कि इससे भारतीय सेना और सुरक्षा बल उन पर नज़र रख सकेंगे। और लेकिन इनमें से 138 गांव को छुआ नहीं गया, वे अपनी जगह पर बने रहे। ये सत्य है कि मिजो विद्रोह को उस समय कुचल दिया गया था, लेकिन मिजोरम अगले 2 दशकों तक अशांत रहा। लेकिन जैसा कहा जाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है, सूर्य उगता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, उसी तरह मिजोरम में भी सवेरा हुआ। 1986 में एक नए प्रदेश के गठन के साथ ही मिजोरम में अशांति खत्म हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ MNF के प्रमुख लाल डेंगा ने एक संधि की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर लाल डेंगा ने शपथ ली थी। और यह दिलचस्प बात थी कि जिस स्थान पर उन्होंने कभी यानी शपथ ग्रहण से पहले लगभग 20 साल पहले MNF का झंडा फहराया था, उसी स्थान पर उन्होंने फिर तिरंगा फहराया। मिजोरम के इतिहास की बात करें तो 1891 में अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन किया था। इसके कुछ समय बाद इसका उत्तर का जो हिस्सा है यानी लुसाई हिल्स का, वह असम के अधीन रहा, जबकि दक्षिण का आधा भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में इन दोनों भागों को मिलाकर वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के तहत मिजोरम एक यूटी राज्य बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और इसके बाद 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत 20 फरवरी 1987 को भारत संघ का यह 23वां राज्य बन गया। मिजोरम का शाब्दिक अर्थ है पर्वत निवासियों की भूमि। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ऊंची नहीं हैं, 900 मीटर की औसत ऊंचाई और तीव्र ढलान वाली हैं। माना जाता है कि मिजो लोग मंगोलों की जाति की एक विशाल धारा का हिस्सा हैं, जो कुछ शताब्दियों पहले पूर्वी तथा दक्षिण भारत में आए थे। पश्चिमी म्यांमार में भी वे आए थे और अंत में वे 7वीं शताब्दी के आसपास वे इसी क्षेत्र में बस गए थे। मिजो एक जनजाति नहीं है, यहाँ पर मुख्यतः 5 जनजातियाँ और 11 अन्य जनजातियाँ हैं। तो यह थी मिजो विद्रोह से लेकर मिजो के एक शांत प्रदेश बनने की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।